अगर खुद पर भरोसा हो, मतलब अपने आप पर विश्वास हो, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप ना हासिल कर सको। इसलिए खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपके लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर द्विघात समीकरण को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा ये पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर है? और फिर अगले पार्ट में इस टॉपिक से संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसका टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बाय नेम अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है समीकरण और फिर उसमें जुड़ा है द्विघात। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण की ही चर्चा कर लेते हैं। समीकरण मीन्स इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन की बात अगर हम करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें चर और अचर उसके साथ साथ बराबर का चिन्ह सम्मिलित हो, उसको समीकरण कहा जाता है। ऐसी चीज़ें, एक ऐसा आपका सिस्टम हो जिसमें आपके वेरिएबल हों और उसके साथ साथ कांस्टेंट हो और जीरो हो, या सॉरी जीरो नहीं, बराबर का चिन्ह हो, तो ये जो सिस्टम हमारा बनेगा उसको कहा जाएगा समीकरण। क्लियर है? समीकरण किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा व्यंजक जिसमें चर हो, अचर हो और बराबर का चिन्ह हो, उसको कहा जाता है समीकरण। क्लियर है? अब चर, ये वेरिएबल मीन्स चर। चर का मतलब होते हैं जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो चर होते हैं, इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान बदलता रहता है। क्लियर है? और कांस्टेंट क्या होते हैं? जितनी भी संख्याएं हैं सब कांस्टेंट होती हैं, क्योंकि उनका मान स्थिर रहता है, मीन्स फिक्स रहता है। तो हम चर और अचर को हमें लेना है, तो मान लो x प्लस कोई भी संख्या ले लो 3 इक्वल टू चिन्ह भी रहेगा, इधर कुछ दिया रहे तो ठीक है, नहीं तो जीरो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये समीकरण आपका बन गया। क्लियर है? फिलहाल अभी हम इसका और भी डिफिनीशन बताएंगे, जो कि आपका मैथमेटिकल डिफिनीशन होगा। आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि समीकरण क्या होता है। समीकरण चर और अचर से बना हुआ एक ऐसा व्यंजक है जिसमें बराबर का चिन्ह भी होता है। क्लियर है? और इस बराबर के चिन्ह के पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड मीन्स बायां पक्ष, और इधर जो रहता है उसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। क्लियर है? ये आपका दायां पक्ष हो गया, मतलब राइट हैंड साइड, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, चलिए समीकरण की बात हो गई। अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है? चलिए, ऐसा समीकरण जिसमें
चर की अधिकतम घात 2 हो। यहाँ लिखा है द्विघात, मतलब चर की 2 घात हो, उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। समीकरण तो जान गए, इसमें जो चर है अगर उसकी घात 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। ठीक है, तो आपका अगर ऐसे है x² + 5x + 3 = 0, तो ये द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि इसमें जो चर है, इसमें चर की घात अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तब उसको हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो चर यहाँ x है, x की अधिकतम घात 2 है। वैसे तो कम से कम न्यूनतम घात यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात देखा जाएगा। अगर अधिकतम घात अगर 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम लोग समझ लिए कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। चलिए इसकी और भी हम परिभाषा देखते हैं, और भी इसको कैसे डिफाइन किया जाता है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए आप पढ़े होंगे बहुपद, पॉलिनोमियल्स, इसको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो पॉलिनोमियल्स में हमने बताया था कि पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें कम से कम 2 पद होते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? हमने बहुपद की बात किया था। ठीक है, हमने आपको बताया था बहुपद यहाँ पे हम द्विघात समीकरण का दूसरा परिभाषा आपको समझा रहे हैं। आपने वैसे तो समझ लिया कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं, फिलहाल आप और भी इसके डिफिनीशन देख सकते हैं। बहुपद आपने पढ़ा है, हमने बताया है कि बहुपद उसे कहते हैं जो, बहुपद किसे कहेंगे? व्यंजक को बहुपद कहा जाता है, लेकिन वो व्यंजक में कम से कम 2 पद हो। 2 पद वाले व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। क्लियर है। और व्यंजक किसे कहते हैं, इसको भी हमने आपसे चर्चा किया था कि व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर के कॉम्बिनेशन से, चर और अचर के आपस में जुड़ने से व्यंजक बनता है। ठीक है, तो अगर किसी व्यंजक में 2 पद हैं तो उसको बहुपद कहा जाएगा, 2 से ज़्यादा है तब भी बहुपद कहा जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक बहुपद हमारे पास है, मान लेते हैं कि एक बहुपद है x + 1। ठीक है, अगर इसको बराबर 0 कर दें तो ये समीकरण हो जाता है। मतलब बहुपद की वैल्यू अगर 0 के बराबर हम लिख दें या किसी और संख्या के बराबर लिख दें तो वो जो बहुपद है वो समीकरण बन जाता है। ठीक है, और जब समीकरण बने तो समीकरण में यदि चर की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण बन जाता है। क्लियर है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, अगर उसको 0 के बराबर हम लिखेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि f(x) बराबर, f(x) एक बहुपद है, f(x) एक बहुपद है, तो f(x) = 0 को समीकरण कहा जाता है। समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यदि f(x) का मतलब है कि कोई भी बहुपद, तो f(x) मतलब ax वाला बहुपद कोई होगा, x + 1 हो सकता है या x² + 3x हो सकता है, कोई भी हो सकता है f(x). अगर कोई बहुपद है उसको अगर = 0 कर दें तो इसको समीकरण कहा जाता है। और अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण। तो ये जो समीकरण बना है अगर उसमें चर की घात 2 है तो उसको द्विघात समीकरण कहा जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे यदि f(x) की घात 2 है
तो fx इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब अगर fx की घात 2 नहीं है, मतलब x प्लस 1 है या मतलब घात 1 है, तो उसको समीकरण कहेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए fx की घात 2 होनी चाहिए। घात 2 होने का मतलब ऐसे होना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 3 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बहुपद ऐसे अगर होगा जिसकी घात 2 होगी तो इसको बराबर जैसे ही 0 करेंगे या द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर ऐसे है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, जब इसको 0 करेंगे तब ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मतलब व्यापक फॉर्म क्या होता है उसको हम देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मीन्स द्विघात समीकरण का मानक रूप। ये मानक रूप है किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मानक रूप यही है जिसमें a b c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, मीन्स रियल नंबर हैं। a b c रियल नंबर हैं, उसके अलावा a जो है 0 नहीं है। क्लियर है? तो आपको हमने द्विघात समीकरण का परिभाषा अच्छे से डिफाइन किया है कि द्विघात समीकरण उस बहुपद को कहेंगे जिसका मान 0 के बराबर हो और उसमें चर की घात अधिकतम घात 2 हो। ऐसे बहुपद को जिसमें चर की घात 2 हो, मतलब उसकी अधिकतम घात 2 हो, तो उसको 0 के बराबर लिखने पर हमें द्विघात समीकरण मिल जाता है। क्लियर है? चलिए, और मानक रूप की हमने चर्चा किया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी ये रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, और ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह सकता है, तब तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरणों को कैसे हल करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि द्विघात समीकरण को अगर हल करना है तो हल करने का मतलब क्या होता है? द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब जो उसमें चर दिया गया है, जैसे आपका दिया है, ये हमने बताया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना। तो इसको हल करने का क्या मतलब है? हल करने का ये मतलब है कि x के ऐसे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करें, तो उसी को इस द्विघात समीकरण का हल कहेंगे या द्विघात समीकरण के मूल कहेंगे। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण को हल करने पर x के अधिकतम कितने मान आ सकते हैं, मतलब इसमें जो चर है x, उसके अधिकतम कितने मान आ सकते हैं? 2। क्यों 2 आ सकते हैं? क्योंकि ये 2 घात का समीकरण है।
जितने घात का समीकरण होगा x के उतने मान आपको अधिकतम उतने मान मिल सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। हल क्या होता है हमने बता दिया। हल वह x का मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है? तो हल करने की विधियां हम पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, मतलब सॉल्व करने के मेथड, हल करने की विधियां, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि हम लोग कैसे कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब हल कैसे करेंगे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मुख्य रूप से तीन विधियों का, तीन मेथड का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से मेथड है यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? तो जो पहली विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की, जो पहली विधि है उसको कहा जाता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है? अंग्रेजी में मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ये गुणनखंड विधि है। और जो दूसरी विधि है इसको सॉल्व करने की वो है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो इसका मतलब हुआ पूर्ण वर्ग बनाकर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मीन्स पूर्ण वर्ग बनाकर। और जो तीसरी विधि है द्विघात समीकरण को हल करने की वो है सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा हल, मतलब सॉल्यूशन बाय फार्मूला। तो तीन विधियां हैं द्विघात समीकरण को, मीन्स इस तरह का जो समीकरण रहेगा उसको हल करने की मुख्य रूप से तीन विधियां हैं। पहला है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मीन्स गुणनखंड विधि, और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है सूत्र द्वारा हल, सॉल्यूशन बाय फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है? फिर ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे और सूत्र द्वारा हल करेंगे, जिससे कि आपको तीनों मेथड से द्विघात समीकरण को हल करना समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके डिस्प्ले पर एग्जाम्पल लिए हैं द्विघात समीकरण का 9x² - 3x - 2 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें सॉल्व करना है, और हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? पहले मेथड से, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलते हैं देखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा यक्स का गुणांक क्या है इस समीकरण में, यक्स का गुणांक आप बताइए। यक्स का गुणांक यहाँ पे
-3 है कि नहीं है? देखिए x के साथ ये जो x लिखा है उसके साथ -3 है, ठीक है। तो x का गुणांक आप पा गए। प्रोसेस बता रहे हैं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाइए, क्या प्रोसेस है गुणनखंड विधि से अगर हमें सॉल्व करना है तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए -3 है। अब इस -3 को -3 के लिए आप ऐसी दो संख्याएं चुनिए, खोजिए जिसको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए। दो संख्याएं आप खोज लीजिए, दो संख्याएं आप खोज लीजिए जिसको जोड़ने पर या घटाने पर आपका -3 आ जाए। क्लियर है? अब आपको खोजना है। चलिए, और एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे अचर पद क्या है? अचर पद क्या है इसमें? अचर पद यही c है, c की जगह यहाँ पे है -2। और a क्या है? मतलब AC जो आपका है AC, अचर पद गुणे a, मतलब AC जो है ये आप गुणा करके यहाँ रख लीजिए। AC बराबर आपका क्या है? AC, 9 दूना 18, -18 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। AC का मान -18 है। कैसे है? अचर पद आपका है -2 और x² का गुणांक मतलब a, इसमें लिखेंगे 9 से गुणा करेंगे तब आपका ये 18 आएगा AC, ठीक है। आपने दो संख्या ऐसा खोजा है जिसका जोड़ या घटाना -3 के बराबर हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो संख्या खोजे हैं इनको गुणा करने पर AC के बराबर आना चाहिए। ऐसी संख्या खोजना है आपको जोड़ने घटाने पर तो -3 आए, उसके साथ साथ इसको जब गुणा करें आप इन्हीं संख्याओं को अगर आप ऐसे गुणा कर दें तो ये किसके बराबर आना चाहिए बताइएगा? -18 के बराबर। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं हैं जो आप यहाँ पे माने हैं, इनको आप गुणा करें तो ये बराबर -18 हो जाए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, x का गुणांक यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और a और c को गुणा करिए। a का मतलब x² का गुणांक, c का मतलब जो संख्या अचर पद है उसको गुणा करके आप यहाँ लिख लीजिए। अब आप दो संख्या ऐसा खोजिए जिसको जोड़ने घटाने पर x के गुणांक मतलब बीच वाले के बराबर हो और उन संख्याओं को गुणा करने पर -18 मतलब AC के बराबर हो। तो अब बताइए आप कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर -18 और जोड़ने घटाने पर -3 आता है? तो जाहिर सी बात है ये होगा 6 -3। 6 ये माइनस लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। 6 -3 -6 + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 + 3 करेंगे आप तो ये -3 आएगा, और जब -6 और 3 को गुणा करेंगे तो ये -18 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपकी संख्याएं क्या आ गई? -6 + 3। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। -6 + 3, इसको ध्यान रखिएगा, -6 + 3 तो हो गया आपका। अब यहीं पे लिखेंगे 9x²। ये -3 कब आ रहा था बताइएगा? -6x + 3x -2 = 0। कहने का मतलब ये -3x की जगह इतना लिख दिए हम। जब -6x में से +3x घटाओगे तो -3x आ जाएगा, मतलब इसका मान -3x है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, मतलब बराबर क्या चीज़ है। आप इसमें कॉमन खोजिए और इसमें कॉमन खोजिए। तो देखिए आप x दोनों में है तो x बाहर होगा
और 3 से दोनों कट जाएंगे, 9 और 6 3 से कटेंगे तो 3x बाहर ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे -2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे 3x आएगा, 3x जब कॉमन लेंगे तो 3x यहाँ आएगा क्योंकि 9 है। यहाँ पे आप कॉमन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे +1 कॉमन होगा, 1 लिखा नहीं जाता है, चाहे आप लिख लो, और यहाँ पे 3x - 2 = 0। अब देखिएगा, और एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे ये वाला सिंपल इम्प्लाइड दैट लिखें अंग्रेजी में या R लगाएं। ठीक है, R भी लगा सकते हो, या सिंबल भी लिख सकते हो, या अथवा भी लिख सकते हो। 3 चीज़ों में से आप कोई भी यूज करिए, आप हर स्टेप पर, इसमें करिए, फिर इसमें करिए, फिर इसमें। ठीक है, तो हम ऐसे ही लगाते हैं, आप लोग मन करे तो R लिखिए, नहीं तो अथवा लिखिए, जो भी लिखना हो आप लिखिए हर स्टेप पर। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, ये और ये दोनों में है, तो आप बाहर ले लीजिए, उसको बाहर ले लीजिए। 3x - 2 दोनों में से बाहर ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, जब ये बाहर आ गया तो ये 3x बचा, और यहाँ पे +1 बचा, +1। ठीक है, ये बराबर है 0 के, क्योंकि ये समीकरण है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों का गुणा 0 के बराबर है। तो दो संख्याओं को गुणा करने पे 0 कब आता है, क्या आप बता सकते हो? तो 0 तब आता है इसमें से या तो एक 0 हो या तो दोनों 0 हो। तो इसमें से या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम इसको बराबर 0 लिखेंगे, तो 3x यहाँ लिखेंगे, यदि 3x - 2 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर, ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये 3 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x की एक वैल्यू ये आ गई। ठीक है, फिर हम लिखेंगे, ये तो बराबर 0 करके लिखिए, तो x का 1 मान आ गया, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो कम से कम 2 मान आएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे इसको बराबर 0, तो लिखेंगे 3x, यदि 3x + 1 मतलब ये बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -1/3, ये +1 उधर माइनस हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व कर लिए। ठीक है, हमने द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ भी नहीं करना, एक बार और हम बता दे रहे हैं कि जो बीच वाला x का गुणांक है उसको नोट करिए, और a और c को गुणा करके नोट किए रहिए। तो दो संख्याएं ऐसा खोजिए जो x के गुणांक के बराबर जोड़ने घटाने पर हो, और उनको गुणा करने पर ac के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आ जाएंगे, वही दिए गए द्विघात समीकरण के हल होंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे मेथड द्वारा मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं द्विघात समीकरण का, वो ये है कि 2x घाते 2 - 5x + 3 = 0। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करना है, लेकिन किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर इस तरह से इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम इस समीकरण को अच्छे से हल कर पाएँ। पूर्ण वर्ग बनने का मतलब है कि किसी संख्या का वर्ग बन जाए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसकी हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, जैसे कोई समीकरण आपको दिया है, उसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या है? जो आपका x² का गुणांक है, ये x² का जो गुणांक है उससे सब में भाग दे दीजिए। सबसे पहले क्या करिए? x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो पहला काम ये करेंगे
कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक्स स्क्वायर के गुणांक से सभी पदों में भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से, तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 से सब में भाग दे दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो अचर पद है उसको बराबर के चिन्ह के बाद में लिखिए। जो अचर पद है सी का मान जो है उसको बराबर चिन्ह के बाद, मतलब राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में उसको लिख लीजिए। किसमें, दाएं पक्ष में उसको कर लीजिए। अचर पद को बराबर चिन्ह के बाद मतलब दाएं पक्ष में उसको कर लीजिए। तो दाएं पक्ष में यहाँ पे करने का मतलब क्या है, अचर पद ये है, जो आपका सी है उसको आप दाहिनी तरफ कर लीजिए। तो ये 3 है, 3 को उधर कर लेंगे। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो तीसरा स्टेप आपका ये है कि आप जो है यक्स का गुणांक जो है उसको लिखिए। यक्स का गुणांक बटे 2 लिखिए और इसका वर्ग कर दीजिए। इसका क्या करिए, वर्ग कर दीजिए। ठीक है, यक्स का गुणांक का आधा मतलब भाग करिए 2 से, फिर उसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिए। मतलब ये है कि इधर भी जोड़ दीजिए और इधर भी जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, यही चीज दोनों तरफ जोड़ दीजिए। क्लियर है। सबसे पहले अगर आपको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है तो आप एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ जो संख्या है उससे सभी पदों में भाग देंगे। मतलब 2 से इसमें भी भाग दें, इसमें भी। क्लियर है। फिर भाग देने के बाद आप क्या करिए, जो अचर पद उसमें हो, जो अचर पद मतलब जो सी का मान हो, सी का मान का मतलब ये संख्या, ये 3 है ना, तो इस 3 को आप बराबर चिन्ह के बाद ले जाइए, मतलब दाएं तरफ लीजिए। अभी तो बराबर चिन्ह के बाद पहले है, देखिए ये बराबर चिन्ह के पहले है, इसको आप ले जाइए दाहिनी तरफ। ठीक है, फिर इसको ले जाने के बाद आप क्या करिए कि दोनों पक्षों में मतलब बराबर चिन्ह के पहले भी बराबर चिन्ह के बाद, दोनों पक्ष कौन से होते हैं, बायां पक्ष बराबर चिन्ह के पहले और दायां पक्ष बराबर चिन्ह के बाद। तो दोनों पक्षों में आप क्या जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे यक्स का गुणांक बटे 2 का वर्ग। ठीक है, यक्स का गुणांक क्या है, -5, फिर उसका आधा करेंगे, फिर उसका वर्ग करके इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। इतना करने के बाद आपका सवाल हल हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है पूरी तरह से हल हो जाएगा, आपको तब कुछ भी नहीं करना रहेगा। तो चलते हैं इस मेथड द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक से सभी पदों में भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, तो 2 से सब में भाग दे दीजिए। भाग दे दीजिए, यहाँ हम भाग दे दिए। ठीक है, चाहे तो आप 0 में भी 2 से भाग दे दीजिए। पहला काम कर लिए। और इसको थोड़ा सा सरल बना लो, 2 से 2 कट गया तो हो गया एक्स स्क्वायर -5 बटे 2x, फिर हो गया +3 बटे 2 बराबर 0। 0 में तो भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। अब ये काम कर लिए। अब हमें दूसरा काम करना है, जो C है मतलब ये वाला जो संख्या है, ये जो संख्या है इसको बराबर चिन्ह के बाद ले जाना है। तो इसको जब बराबर चिन्ह के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा। तो हम यहीं पर इसको लिख दे रहे हैं, जो +3 है इधर -3 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा इक्वल टू -3/2। क्लियर है। चलिए 2 काम हम कर लिए।
तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप ये है कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ना है। मतलब यह है कि इधर भी एक चीज़ जोड़ना है, इधर भी एक चीज़ जोड़ना है। और कौन सी चीज़ जोड़ना है कि ये जो गुणांक है, एक्स का गुणांक ये जो है इसका आधा करिए और इसका वर्ग करिए, इधर भी जोड़िए इधर भी जोड़िए। ठीक है, यही काम करना है। तो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आधा जब करेंगे, एक्स का गुणांक क्या है 5/2, यहाँ लिख देते हैं 5/2। इसका आधा करना है, देखिए आधा करना है ना। तो जब आधा करेंगे यहाँ, तो ये दो इसमें गुणा हो जाएगा, ये जो दो नीचे आएगा इसमें गुणा हो जाएगा। फिर इसका वर्ग करना है, देखिए ये वर्ग लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5/4 का वर्ग। ठीक है, अब इस संख्या को बराबर चिन्ह के पहले भी लिखना है, बाद में भी लिखना है धन के साथ। चलिए वही काम करते हैं। अब इस संख्या को लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस, ये देखिए जोड़ना है, इधर भी ये चीज़ हमने निकाला है 5/4 का स्क्वायर, और इधर भी जोड़ना है -3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, इधर भी स्क्वायर हम कर दे रहे हैं ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपका बन गया, पूर्ण वर्ग हमें बनाना था ना, पूर्ण वर्ग बनाना था। तो ये पूर्ण वर्ग बन गया है। किसका पूर्ण वर्ग बन गया है, यहाँ से जिसका स्क्वायर है उसको लिखिए, और यहाँ से जिसका स्क्वायर है उसको लिखिए। एक्स का स्क्वायर है तो एक्स लिखिए, 5/4 का स्क्वायर है 5/4 लिखिए, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप, इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए। अब देखिए इसी का वर्ग ये है संख्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे उस फार्मूले से, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। कैसे जान पाएंगे कि इतना बराबर इतना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसका वर्ग है उसको लिखिए, यहाँ पे जिसका वर्ग है उसको लिखिए, ये माइनस है तो माइनस लगा के वर्ग लगा दीजिए। ठीक है, और इधर देखिए क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस 5×5=25/16, 25/16। इसको सॉल्व करिएगा जरा। इसको सॉल्व करिए, ये हो गया आपका 25×3=75 -75/32। ठीक है, सॉरी इसको जोड़ना है आपको। तो यहाँ पे एलसीएम 16 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये भी 16 हो जाएगा। तो ये -24 हुआ, 8 × 24 प्लस 25/16, तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 में 24 गया, 1/16। ठीक है, तो 1/16, तो इसका मतलब क्या हुआ आप बताइएगा। 1/16 को आप लिख सकते हो 1/4 का वर्ग। ठीक है ना, तो इधर भी वर्ग है इधर भी वर्ग है, तो इसका मतलब हुआ कि x - 5/4 = ±1/4। इसका ये वैल्यू जो है इसके बराबर हो गई, और ये प्लस माइनस में होगी क्योंकि इसका वर्गमूल निकला है। ठीक है, 1/16 का वर्गमूल 1/4 है, तो जो वर्गमूल निकलता है उसको प्लस माइनस के साथ लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया आपका, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, एक बार प्लस लेके हम हल करेंगे, एक बार माइनस लेके। तो यहाँ पे देखिए, प्लस लेने पर क्या हो जाएगा, इसको प्लस लीजिए, तो x - 5/4 = 1/4। यहाँ पे प्लस ले लीजिए, माइनस नहीं लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x = ये -5/4 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 1/4 प्लस 5/4, तो बराबर ये हो गया 6/4। ठीक है, 6/4 मतलब 2 3 6 2 2 4, तो आ गया आपका कितना आ गया 3/2। तो x मान 3/2, पहला मान आपको मिल गया। क्लियर है। अब दूसरा मान
ऋण लेने पर, यहाँ पे लिखिए ऋण लेने पर, एक बार प्लस लेंगे एक बार ऋण, दो मान लेना है हमको ना, लेने पर जब ऋण लेंगे तो यहाँ पे माइनस ये रहेगा, तो आपका x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4। तो इसको ये -5/4 उधर जाएगा, +5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपके आ गया 5/4, प्लस होगा ये माइनस होगा, तो 5 में से 1 गए 4/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 1। क्लियर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर लिया, ठीक है। इसमें x के जो दोनों मान दोनों हल जो हैं इस समीकरण के, वो है x बराबर 3/2 और x बराबर 1। क्लियर है। तो इस तरह से तीनों चीज ध्यान में रखते हुए आप पूर्ण वर्ग बना सकते हो। क्लियर है। चलिए अब हम तीसरी विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम तीसरे मेथड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। जो तीसरा मेथड है वो सूत्र द्वारा हमें द्विघात समीकरण को हल करना है, उसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो सूत्र कौन सा है जिसके द्वारा हमें द्विघात समीकरण को हल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स वो फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य रूल जो है उसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो श्रीधराचार्य समीकरण, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। अगर सूत्र द्वारा अगर हल करना चाह रहे हैं तो आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद करना पड़ेगा। वो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac अपान 2a, ये ही श्रीधराचार्य फार्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। x का मान अगर निकालना है तो -b प्लस माइनस b² -4ac का वर्गमूल पूरे की बटे 2a। इस फार्मूले से आप x के दो मान पा जाएंगे। अच्छा, दो मान कैसे मिलेंगे? एक बार हम प्लस लेंगे, -b प्लस इतना लेंगे, अपान 2a करेंगे तो पहला मान आएगा, फिर -b माइनस इतना लेंगे, अपान 2a करेंगे दूसरा मान आएगा। कहने का मतलब एक बार प्लस लेकर के पहला मान निकालेंगे, एक बार माइनस लेकर के दूसरा मान निकालेंगे। अच्छा, ये जो a b c यहाँ पे दिख रहे हैं कहाँ से मिलेंगे? तो ये यही a b c है जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है, वही है। तो दिए गए द्विघात बहुपद को उससे तुलना करेंगे, वहाँ से a b c का मान निकालेंगे तुलना करके, फिर इसमें रखेंगे तो हमारा जो द्विघात समीकरण है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम अब इसको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसको हम देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और सरल हम बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप जोड़िए, x + 1/x करेंगे, इसका अपान 1 करेंगे, ठीक है। और ये x² + 1 अपान x, ये इतना बन जाएगा। x से x में गुणा करेंगे तो x², 1 में 1 से गुणा करेंगे +1 हो जाएगा, नीचे x × 1 मतलब x बराबर 3, ठीक है। अब ये 3/1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब इसका गुणा इसमें करिए और इस चीज़ का गुणा इसमें करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप बताइएगा इसमें। यहाँ पे देखिए, x² + 1 से 1 में गुणा करेंगे तो यही रहेगा, x² + 1 इक्वल टू 3x होगा ना, 3x हो गया। अब देखिए इस 3x को इधर कर लीजिए, x² - 3x, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आएगा, साइड चेंज होगा तो चिन्ह बदल जाता है।
प्लस 1 बराबर 0। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा द्विघात समीकरण आया ये मानक रूप में आ गया, मतलब इस रूप में आ गया। अब इससे और इससे तुलना करके हम ए बी सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो तुलना करेंगे किससे, इसकी तुलना मानक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे आपका जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, तो ए बराबर यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए मानक समीकरण से मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए तुलना करिए, इसकी तुलना मानक समीकरण इससे करिए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो यहाँ पे ए बराबर 1 आ जाएगा, यहाँ ए है यहाँ पे 1 है, ठीक है। बी बराबर क्या आ जाएगा बताइएगा, बी बराबर क्या आएगा बोलिए, एक्स के साथ जो है वही बी है, तो ये आएगा -3। और सी बराबर क्या आ जाएगा, तुलना करिए ना, सी मतलब संख्या जो अचर पद है, तो यहाँ पे +1 है। ए बी सी का मान मालूम हो गया। अब हम ये श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब इस श्रीधराचार्य फार्मूला को लगा करके हम इसको हल कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला लिखिए, श्रीधराचार्य सूत्र से सूत्र क्या है, x = -b + -√b² -4ac अपान 2a, यही तो है ना। ये देखिए श्रीधराचार्य सूत्र यहाँ लिखेंगे, अब फिर ए बी सी का मान वहाँ लगाएंगे। तो ये देखिए -b, तो पहले माइनस यहाँ लगाएंगे, फिर b का मान रखेंगे, -3, b का मान -3 है देखिएगा, प्लस माइनस √ का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस है ये, b² है -3 का स्क्वायर -4ac, ac 1 है और 4 से गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अपान 2a, तो a का मान क्या है 1, 2 × 1 करेंगे तो यहाँ 2 ही रह जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया -3, ये -3 है, माइनस से गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंदर क्या होगा इसकी बात हम कर लेते हैं। 3 तिहाई 9, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो √5 हो गया, ये क्लियर है। और नीचे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो x का मान आपका हो गया ये। अब एक बार धन लेंगे तो यहाँ लिखेंगे धन लेने पर, जब धन लेंगे आप तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान हो जाएगा 3 + √5/2, मतलब ये माइनस नहीं लेगा प्लस लेंगे। अब ये और अधिक साल अभी नहीं हो पाएगा तो इतना ही लिखेंगे, ठीक है। माइनस लेने पर मतलब ऋण लेने पर, क्योंकि हमें 2 मान चाहिए, एक बार प्लस लेकर निकालेंगे, एक बार माइनस। तो x बराबर क्या आ जाएगा बताइए, 3 - √5/2। तो स्टूडेंट्स ये आपके 2 मान आ गए x के, यही आपके सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के हल हैं, क्लियर है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने आज के सेशन में द्विघात समीकरण क्या होते हैं,
द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उन विधियों को कैसे इस्तेमाल करके द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन ढंग से अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये सेशन द्विघात समीकरण का पसंद आया हो तो हमारे टैलेंट्स एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।